इस लेक्चर में हम डायरेक्ट कपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम दो स्टेजेस को बिना किसी कपलिंग डिवाइस का यूज़ किए कनेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कपलिंग कहेंगे। इसके पहले हमने कपलिंग देखी थी, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा था और ट्रांसफार्मर कपलिंग। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में हमने आर और सी को एज अ कपलिंग डिवाइस यूज़ किया था, या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर को हमने कपलिंग डिवाइस यूज़ किया था। एंड ट्रांसफार्मर कपलिंग में हमने ट्रांसफार्मर को एज अ कपलिंग डिवाइस यूज़ किया था। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट कपलिंग में हम कोई भी कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जब हम डायरेक्ट एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। अब डायरेक्ट कपलिंग कब यूज़ की जा सकती है, या फिर हम कब एक स्टेज को दूसरे स्टेज से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर हमने जो भी सिग्नल अप्लाई किया है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज या फिर उससे कम है, अगर जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज या उससे कम है, तब हम कोई भी कपलिंग डिवाइस का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब कि अगर बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी है तो लो फ्रिक्वेंसी पर कपलिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखें तो 1/2πfc या फिर 1/ωc। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आइडियली अगर हम देखें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि ओपन सर्किट हो जाना। ओपन सर्किट होने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर को एज अ कपलिंग डिवाइस यूज़ करें तो लो फ्रिक्वेंसी पर ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और अगर लो फ्रिक्वेंसी पर ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो जो स्टेजेस हैं, जो दोनों स्टेजेस हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने सीसी यूज़ किया एज अ कपलिंग डिवाइस, मतलब जो कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और जो आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, इनपुट वोल्टेज की जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसी है, बहुत कम है, मतलब 50 हर्ट्ज से भी कम है, 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज है अगर, या उससे भी कम है, तो उससे भी कम है के लिए जो आपका ये जो कैपेसिटर होगा यहाँ पर, वो कैपेसिटर क्या कर जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो अगर लो फ्रिक्वेंसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई है, इसका मतलब क्या है कि हाई रिएक्टेंस या आइडियली इनफाइनाइट रिएक्टेंस का मतलब क्या है कि कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो कैपेसिटर अगर ओपन सर्किट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगी। ये दोनों स्टेज अगर एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी तो यहाँ का जो आउटपुट है वो यहाँ ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। तो अगर यहाँ का आउटपुट यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो कपलिंग का मतलब क्या हुआ, हमारा गेन तो इम्प्रूव हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जब आपका फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज या फिर उससे भी कम हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फ्रिक्वेंसी हाई है तो हम कैपेसिटर या फिर ट्रांसफार्मर को एज अ कपलिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ये केवल तभी पॉसिबल है जब हमारा फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज या फिर उससे भी कम हो। उस केस में हम डायरेक्टली एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो सर्किट है, आपके डायरेक्ट कपलिंग सर्किट्स हैं, उनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, और उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो बेस इमीटर वोल्टेज है एंड जो बीटा की वैल्यू है, उनको टेम्परेचर में वेरिएशन होने के साथ साथ कलेक्टर करंट और जो वोल्टेज है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, क्योंकि बीटा जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ने या टेम्परेचर घटने से बीटा की वैल्यू में वेरिएशन आएगा तो ट्रांजिस्टर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर अगर हमें रिमूव करना पड़ गया, या फिर जो बेस इमीटर वोल्टेज है वो अगर हमारा चेंज हो गया या फिर उसमें वेरिएशन होगा, तो ये कपलिंग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि स्पेशली इनको डिज़ाइन करना होगा, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखे कि बीटा की वैल्यू और जो आपका VBE की वैल्यू है वो टेम्परेचर वेरी करने से चेंज ना हो, जो आपका कलेक्टर करंट है उसमें चेंजमेंट ना आए। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके इस सर्किट को डिज़ाइन किया जा सकता है, तभी हमारा एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। और कैसा एम्प्लीफिकेशन, लो फ्रिक्वेंसी एम्प्लीफिकेशन या फिर DC एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर 10 हर्ट्ज या फिर इससे भी कम 0 भी हो सकता है। तो क्या हो गया कि हम यहाँ पर जो एम्पलीफाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, DC सिग्नल को कर रहे हैं। तो DC सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इस सर्किट को बहुत ही केयर के साथ डिज़ाइन करना होता है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि कलेक्टर करंट आपका वेरी ना करे टेम्परेचर वेरी करने के साथ साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व।
तो जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का, लो फ्रिक्वेंसी इस पर जो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है वो कैसा रहता है, उसका जो गेन होता है लो फ्रिक्वेंसीज पर वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड अपर फ्रिक्वेंसी तक उसका जो गेन होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट कपलिंग के लिए ये एक बहुत बड़ा मेरिट है कि अपर फ्रिक्वेंसी तक जो गेन है वो कांस्टेंट बना रहेगा। अब डायरेक्ट कपलिंग में कपलिंग या फिर बाईपास कैपेसिटर यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने कोई भी कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं की है, मतलब कपलिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं किया या फिर कोई भी बाईपास कैपेसिटर यूज़ नहीं किया हुआ है। तो जब हमने कोई भी कपलिंग कैपेसिटर या फिर बाईपास कैपेसिटर यूज़ नहीं किया हुआ है तो लो फ्रिक्वेंसी पर वोल्टेज गेन में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है अपर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट तक वो कैसा है, वो फ्लैट है। अब अगर हम अपर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट के आगे मूव करते हैं, तो अगर हम आगे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा गेन अब क्या कर रहा है, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर रहा है। और वो क्यों डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर हमारा कनेक्टेड है, और ट्रांजिस्टर हमारा कनेक्टेड है तो कुछ पैरासिटिक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाते हैं ट्रांजिस्टर के जंक्शंस के बीच। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो हाई फ्रिक्वेंसी पर हमारे जो ट्रांजिस्टर के जो जंक्शन है उनके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और जो भी हमारे जो लीड हैं यहाँ पर जो बेस एमीटर एंड कलेक्टर हैं, इन लीड के बीच में भी कैपेसिटेंस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर कैपेसिटेंस फॉर्म होते हैं जंक्शन के बीच में एंड जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच में, तो स्ट्रे वायर कैपेसिटेंस या फिर इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाते हैं। उनकी वजह से जो गेन होता है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। इसलिए जब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है, जब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगेगी तो हमारा जो गेन है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज़ करने लगेगा। क्योंकि जंक्शन पे कैपेसिटेंस फॉर्म होने लगते हैं, और जो लीड वायर हैं या फिर इंटर इलेक्ट्रोड वायर्स हैं इनके बीच में भी कैपेसिटेंस फॉर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा गेन जो है वो डिक्रीज़ करने लगता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी पर जब जैसे जैसे गेन हम बढ़ाते जाएंगे हाई फ्रिक्वेंसी के बाद, वहाँ पर तो हमारा गेन कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपर फ्रिक्वेंसी तक या फिर एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी तक या फिर इस फ्रिक्वेंसी तक हमारा गेन क्या है, वो क्या है, फ्लैट है, कांस्टेंट है। लो फ्रिक्वेंसी इस पर तो हमारा गेन यहाँ पर फ्लैट है ही। तो अब अगर हम मेरिट की बात करें तो डायरेक्ट कपलिंग में जो मेरिट है, एक तो पहला ये है कि यहाँ पर हम कोई भी कपलिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम कोई भी कपलिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं और बाईपास कैपेसिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं और ट्रांजिस्टर को एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो सर्किट है वो कैसा हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो पहला मेरिट तो हो गया कि सिंपल सर्किटरी, ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि कोई भी कैपेसिटर या फिर ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट क्यों है, क्योंकि ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है और बल्कि होता है, तो ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटर्स भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस वैसे भी बहुत ही चीप होते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा सर्किट का ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, बहुत लेस हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम डीमेरिट की बात करें तो इसका डीमेरिट क्या हो सकता है, लो फ्रिक्वेंसी को तो ये बहुत ही ईजिली क्या कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी पर फ्लैट गेन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पर ये गेन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, गेन वहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो हाई फ्रिक्वेंसी इस पर ये एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्ट कपलिंग का जो सर्किट है हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन करना पड़ता है कि हमारा जो भी कलेक्टर करंट है वो वेरी ना करे टेम्परेचर में वेरिएशन होने से, क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन होने से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, शिफ्ट होने लगता है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होने लगेगा तो जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर के जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मिड रेंज में ही होना चाहिए, मतलब कि एक्टिव रीजन में ही होना चाहिए। और अगर एक्टिव रीजन में नहीं है, कट ऑफ रीजन में है, कट ऑफ रीजन में या फिर सैचुरेशन रीजन में है, तो वो एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, क्लिप्ड हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ साथ ऑपरेटिंग पॉइंट में वेरिएशन ना हो। तो ये एक तरीके का क्या है, यहाँ पर डीमेरिट है कि अगर टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो एम्प्लीफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर एज आ एम्पलीफायर यूज़ करना है सर्किट को तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में ही होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डायरेक्ट कपलिंग के एप्लीकेशन की बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में हम डायरेक्ट कपलिंग को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट एम्प्लीफिकेशन में यूज़ किया जा सकता है,
एंड थर्मोकपल करंट एम्प्लीफिकेशन में यूज़ किया जा सकता है। ये दोनों ही एम्प्लीफिकेशन लो फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, इसलिए इनको लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में डायरेक्ट कपलिंग का यूज़ किया जाता है।